हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी। चैप्टर 1 जीव में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अध्याय के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर को जानेंगे। जो कि आप पाठ को जब पढ़ते हैं तो पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्न आपको दिए रहते हैं, तो उस प्रश्नों का उत्तर हम आप जानेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो उत्तर देखिए, जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए जीवों में जनन होता है वो एक महत्वपूर्ण क्रिया है, महत्वपूर्ण लक्षण है, जिससे जीव क्या करते हैं, अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। तो जीवों में जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। जो जनन है जैविक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तर जीविकता में मदद मिलती है, बल्कि इससे जीव जात की निरंतरता भी बढ़ती रहती है। यानी कि जीव जब जनन करेंगे, जो आगे जीव बढ़ते रहेंगे, बच्चे पैदा होते रहेंगे, इसी प्रकार जीव का निरंतर बढ़ते रहते हैं जीव। जनन जीवों के अमरत्व में भी सहायक होता है। प्राकृतिक मृत्यु, वयता व जीवता के कारण होने वाले जीव ह्रास की आपूर्ति जनन द्वारा की जा सकती है, या जनन द्वारा ही होती है। देखिए क्या जनन जीवों में के अमृत में सहायक है। अमृत का मतलब देखिए, जैसे जो जीव वैसे मरते रहते हैं तो उसका जो पूर्ति होती है, जीव जनन के द्वारा जीव बच्चे पैदा करते हैं, उसी प्रकार से उसकी पूर्ति होती रहती है। इस प्रकार से जीव का जो जनन है वो अमृत में भी सहायक है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती हैं। अतः जनन जीव विकास में भी सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। अब आइए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन का आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो उत्तर देखिए, प्रायः लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन, जो लिंग मतलब जो नर मादा के लैंगिक जनन, जैसे कि पुरुष और स्त्री में होता है जिस प्रकार से जनन, उस प्रकार से। तो प्रायः लैंगिक जनन, लैंगिक जनन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है। लैंगिक जनन में गुणसूत्र, एक दूसरे के गुणसूत्र मिलते हैं, उससे बच्चे पैदा होते हैं, जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है, जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जीव विकास में सहायक होता है। जो देखिए, जब लैंगिक जनन से जब जीव का विकास होता है तो अपने जनकों से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जो है जीव के विकास में क्या है, सहायक है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर सबसे अधिक होते हैं, क्योंकि आनुवांशिक भिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है, अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। तो इस प्रकार से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। तो उत्तर देखिए, आकारिक व आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। मतलब आकार से और आनुवांशिक रूप से जीव एक समान जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक व आकारीय रूप से अपने जनक के एकदम समान होती है, अतः इसलिए इसे क्लोन कहते हैं। देखिए जो आनुवांशिक रूप से जो होते हैं, आनुवांशिक आकारीय रूप से जो जो जीव उत्पन्न होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका क्या जो रूप होता है, रूप और फिर आकार, आनुवांशिक गुण सब अपने पिता के समान होता है। तो जब दोनों समान होंगे तो उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों। क्या यह कथन हर समय सही होता है। तो उत्तर देखिए, लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। यानी गुणसूत्रों का विनिमय यानी अदला बदली होने से क्या होते हैं, आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं।
जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती हैं। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुण युक्त संतति का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। इसके लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति जो होते हैं उनके जीवित रहने के जो लक्षण होते हैं, अवसर होते हैं, अधिक होते हैं। यह कथन सदैव सही नहीं होता। जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाले पीढ़ियों में भी हस्तांतरित हो जाती है। मतलब कि देखिए, जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन से जो उत्पन्न होते हैं जीव या बच्चे, संतति, कुछ भी कह सकते हैं, तो उनके जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन कह रहा कि क्या यह कथन सही हर समय सही होता है? तो यह कथन हर समय सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी जनक में कोई रोग है, तो वह रोग बच्चे में भी स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार से हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। वाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न है? तो उत्तर देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अनुवांशिक व संरचनात्मक रूप से जनक के समान होता है, अर्थात अपने जनक का क्लोन होता है, यानी अपने जनक के समान होता है, तो उसे क्लोन कहते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होता है। जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होता है वो अनुवांशिक रूप से और संरचनात्मक रूप से क्या होता है? अपने पिता के समान होता है। लेकिन जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होता है वो अनुवांशिक रूप से पिता से, जनक से भिन्न होता है। तो यही अंतर है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए। कायिक जनन को प्रारूप अलैंगिक जनन क्यों कहा जाता है? तो देखिए उत्तर, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद। देखिए हमने एक तरफ लिखा है लैंगिक जनन, एक तरफ अलैंगिक, एक तरफ लैंगिक जनन। तो पहला देखिए क्या है हमारा, देखिए जो लैंगिक जनन में है नंबर 1, इसमें सिर्फ एक जनक होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक होता है। और जो लैंगिक जनन होता है इसमें 2 जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। और देखिए दूसरा नंबर, अलैंगिक में इसमें युग्मक का निर्माण निषेचन का अभाव होता है। इसमें युग्मक का निर्माण और निषेचन का अभाव होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा देखते हैं। देखिए अलैंगिक में यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। क्या? अलैंगिक जनन जो होता है जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। और लैंगिक जनन देखिए यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। अगला देखिए चौथा, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है? देखिए इसमें अर्ध समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन दोनों प्रकार का विभाजन इसमें होता है। किसमें? लैंगिक में। 5वां नंबर देखिए, अलैंगिक में यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है। जो अलैंगिक जनन है सरल और तीव्र गति से होता है। और लैंगिक जनन जो होता है यह जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है। अगला देखिए 6वां नंबर, अलैंगिक में इसके द्वारा उत्पन्न संतति अनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है। जो अलैंगिक जनन में होता है इसमें जो संतान या बच्चा उत्पन्न होता है वो अपने पिता के समान होता है अनुवांशिक रूप से। और इसमें देखिए जो लैंगिक जनन में इसके द्वारा उत्पन्न संतति अनुवांशिक रूप से अपने जनक से या पिता से भिन्न होता है। अगला देखिए 7वां नंबर देखिए, अलैंगिक जनन में जनक इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है। इसमें अलैंगिक जनन में। और लैंगिक में जनक इकाई युग्मक होता है। 8वां नंबर देखिए, अलैंगिक में इस प्रकार का जनन निम्न अकशेरुकी व निम्न कार्टेड में पाया जाता है। और लैंगिक में देखिए यह उच्च पौधों व जंतुओं में पाया जाता है। अब देखिए आगे क्या कह रहा था इसमें कि कायिक जनन प्रारूप अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए कायिक जनन अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधों के कायिक भाग से नए पौधों का निर्माण होता है। अतः इसमें एक ही जनक भाग लेता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक व
आकारिकी में अपने जनक के समान होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपी अलैंगिक जनन है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दें। तो देखिए उत्तर, कायिक प्रवर्धन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधों के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है तथा नए पौधों में विकसित हो जाता है। मातृ पौधों के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का पुनर्निर्माण होता है। जो कायिक अंग होते हैं उनसे क्या होता है, पौधों को जैसे कि जड़ से, तना से, पत्ती से, कलिका से आदि से नए पौधों का निर्माण हो जाता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे किसी चीज का आप देखिए तोड़ के लाएंगे तना, उसको जमीन में गाड़ देंगे, उसका भी पेड़ बन जाता है। तो ये क्या है, कायिक प्रवर्धन है। तो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो उदाहरण इसके निम्नलिखित हैं। देखिए नंबर 1 के देखिए, अजूबा के पौधों में पत्तियों के किनारे पर पादप काय उत्पन्न होते हैं जो मात्र पौधों से अलग होकर नए पौधे का जन्म देते हैं। देखिए जो अजूबा होता है उसके पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें क्या होते हैं, पादप काय होते हैं। तो जो पादप काय होते हैं वो अलग पौधे बनाने का गुण रखते हैं, तो उनसे नए पौधों का जन्म हो जाता है। तो देखिए आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियां कायिक प्रवर्धनों में सहायक होती हैं। पर्व संधियों में कलिकाएं कलिकाएं स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिकाओं के नए पौधे का जन्म देती हैं। देखिए जब आलू होता है उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, और जो छिद्र होती है वो क्या, पर्व संधियां उसे कहते हैं। तो अगर आप उसे काट के उसको अलग रख देंगे मिट्टी में तो वहां पे भी एक पौधा निकल जाएगा। तो ये क्या है, कायिक प्रवर्धन है। और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए। का ऑप्शन क्या है, किशोर चरण, खा है प्रजनक चरण, और गा है जी क्या है, जीर्णता चरण तथा जीर्णावस्था। तो आइए एक एक करके हम इसका व्याख्या करते हैं। नंबर 1 क्या है, किशोर चरण। देखिए सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। सभी जीव होते हैं लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पहले ही एक निश्चित अवस्था से गुजरते हैं। जैसे कि मनुष्य में देख लीजिए 18 साल से तो माना गया है कानून के हिसाब से, लेकिन आप जब बचपन की आयु क्रॉस करेंगे तभी आप युवावस्था में पहुंचेंगे। तो इसके पश्चात ही वह लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या अवस्था तथा पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। देखिए किशोर चरण का मतलब है, देखिए पौधों में क्या कहते हैं, पौधों में किशोर चरण होता है और मनुष्य में यौनावस्था होता है। जब आप देखिए यौनावस्था की मतलब जैसे आप बचपन क्रॉस करेंगे तो आप यौनावस्था में आएंगे तभी आप जनन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बचपन में आप जनन नहीं कर सकते, आप बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते। जब आप किशोरावस्था होंगे, जवान होंगे, तभी आप बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पौधों में भी होता है कायिक अवस्था। जब वो कायिक अवस्था परिपूर्ण होती है उनकी तभी वो जनन कर सकते हैं। अब भाई देखते हैं अगला, प्रजनक चरण। किशोरावस्था अथवा कायिक प्रावस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अथवा जनन प्रावस्था प्रारंभ होती है। पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है क्योंकि पौधों में पुष्पन प्रारंभ हो जाता है। प्राणियों में भी अनेक शारीरिक एवं आकारिक परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। अतः यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। देखिए प्रजनक चरण यानी किशोरावस्था और कायिक अवस्था के समाप्त होने के बाद, जैसे कि मनुष्यों में जीवों में किशोरावस्था होता है और पौधों में कायिक अवस्था होता है। तो इसको समाप्त होने के बाद प्रजनक चरण अथवा जनन प्रावस्था प्रारंभ होती है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए पौधों को आप स्पष्ट रूप से मतलब देखकर पहचान सकते हैं। कैसे, उसमें पुष्प लगे लगे रहते हैं, उसमें पुष्पासन उसमें शुरू हो जाता है। और क्या होता है, देखिए जो मनुष्य होता है मनुष्य में शारीरिक परिवर्तन जैसे कि लड़कों में होता है जो उसमें दाढ़ी मूछ आने लगता है, और लड़कियों में उनका स्तन का विकास होने लगता है। इस प्रकार से कई चीज़ें परिवर्तन हो जाती हैं। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, हर जीवन में अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होते हैं। आगे देखिए अगला, देखिए क्या है, जीवर्ता चरण या जीवावस्था। तो देखिए यह जीवन चक्र
की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीर्णा अवस्था की प्रारंभिक अवस्था मानते हैं। इस चरण में उपापचय क्रियाएं मंद हो जाती हैं, ऊतकों का क्षय होने लगता है तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। देखिए, जो जीर्णता या फिर जीर्णावस्था है, ये क्या है? ये जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। इसके बाद मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, प्रजनन आयु की जब समाप्ति होती है उसके बाद जीर्णावस्था आता है, जिसकी मनुष्य में आप कहते हैं वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था के बाद मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से पौधों में भी होता है। तो इसमें जो क्या होता है, उपापचयी क्रिया मतलब उनके जो शरीर की कार्य करने वाली क्रियाएं होती हैं बंद कर देती हैं, कुछ कुछ धीमी हो जाती हैं, मंद होने लगती हैं और ऊतकों का क्षय यानी ऊतक नष्ट होने लगते हैं और शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसे मनुष्य में वृद्धावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। देखिए क्या है, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों? देखिए, लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है। इस प्रकार के जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं, जो जीव विकास में सहायक होती हैं। आप इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो इस प्रकार से हो जाए, इसका उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न संख्या 10। व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं या अंतर संबंधी होते हैं। तो देखिए उत्तर, लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन प्रक्रियाएं होती हैं। जो लैंगिक जनन वाले जीव होते हैं उनमें प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन की क्रिया होती है। सामान्यतया लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं, यानी जिसे कहते हैं डिप्लॉइड, द्विगुणित होते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मनज कहते हैं। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणुजनन तथा अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। इनका निर्माण क्रमशः नर तथा मादा जंतुओं में होता है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, अर्थात युग्मक अगुणित होते हैं तथा युग्मनज प्रक्रिया क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है। आगे देखिए, अतः युग्म जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया अंतर संबंधी होती है। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मक संयुग्मी द्वारा द्विगुणित युग्माणु बनाता है। द्विगुणित युग्माणु से भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा नए जीव का क्या होता है? विकास होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा चैप्टर 1 बायोलॉजी क्लास 12 जीवों में जनन का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आज के वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 11वें क्वेश्चन सॉल्व। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।